नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कि बहुत सारे लोगों को भारत में दादरा एंड नागर हवेली क्या है, वही नहीं पता। एंड उसके बारे में आज हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेंगे। एक ऐसे चैप्टर को हम अनरावल करेंगे जो शायद बहुत सारे लोग भूल चुके हैं भारतीय इतिहास से। बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कहानी है, और कहानी कहना शायद गलत वर्ड हो सकता है, बट स्टोरी है उन लोगों की जिन्होंने दादरा एंड नागर हवेली को फ्री कराया, लिबरेट करवाया। एंड शायद मुझसे भी छोटे थे जब उन्होंने ये चीज़ करी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके हीरोइज्म की ये कहानी है, एंड किस तरह से दादरा एंड नागर हवेली भारत का पार्ट बनता है, उसकी स्टोरी है। सो उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। इतने दिन से प्लानिंग चल रही थी, कितनी बार हम बात कर चुके हैं कि आऊँगा बॉम्बे मिलूँगा, जी। तुम दिल्ली आओ तो मिलना, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक समय पे ही घटित होनी होती हैं। राइट। तो शायद किताब एक बहाना बन गई जिसके माध्यम से हम लोग मिले एंड देन करेक्ट। वी आर वर्किंग आउट। बट आई होप आगे ऐसा नहीं होगा, आगे बिना किताबों के भी मिलते रहेंगे क्योंकि तुमसे एक बार मिलने के लिए एक पूरी किताब लिखना तो बहुत ही ऑनरस एक्सरसाइज हो जाएगी, बट सर, है आई ना? थिंक आपके फैंस के लिए वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। बट सर, किताब के बारे में मुझे बताइए कि क्यों इस सब्जेक्ट को चूज़ किया, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है। हुँ, एंड हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि हुँ, आप जैसे मुझे बता रहे थे कि चंडीगढ़ में पहले लोगों को ऐसा लगा था कि पता ही नहीं होगा कि हुँ। दादरा एंड नागर हवेली बिल्कुल, क्या है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, जगह है। बिल्कुल। बट देन इट टर्न्स आउट कि वहाँ पे लोगों को पता है, पीपल वर इंटरेस्टेड इन द बुक एज वेल। इंटरेस्टिंग। जी, बट बहुत सारे रिमोट प्लेसेस हो सकते हैं भारत के जो अनअवेयर हो बिल्कुल। इस जोग्राफिकल लोकेशन से, क्योंकि बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी बहुत जगह। ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है। तो कैसे चूज़ किया, क्यों चूज़ किया इस सब्जेक्ट को, एंड क्या पर्पस था ये लिखने का? पहले तो ये बताऊँ ये है क्या? हाँ। तो दादरा नगर हवेली 72 गांव हैं जो 500 या 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है केवल। जिस समय ये लड़ाई हुई उस समय उसकी पॉपुलेशन कुछ 20,000 लोगों की थी, ज़्यादा से राइट। ज़्यादा। तो देखा जाए तो एक बहुत छोटा एरिया है। एक गांव के मतलब 20,000 पॉपुलेशन क्या होती है आजकल? एक हाउसिंग सोसाइटी में 5,000 10,000 लोग रहते हैं। करेक्ट। तो टू से इट इज़ अ स्मॉल एरिया। तो इसीलिए शायद इसको वो प्रोमिनेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ये है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बसा हुआ। जब हम दादरा एंड नगर हवेली बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये दो बराबर के प्रदेश हैं, पर वैसा नहीं है। दादरा के सिर्फ दो दो गांव हैं और 70 गांव उसके नगर हवेली में हैं। इसका दमन से थोड़ा रिलेशन है, मतलब दमन से 35 किलोमीटर इन बीच में गुजरात का स्ट्रिप आता है, उसके इस तरफ ये है। सो इट इज़ अ लैंडलॉक्ड एरिया, चारों तरफ से उस समय में हिंदुस्तान से घिरा हुआ था, भारत से घिरा हुआ था। तो ये वो एरिया है। इस लड़ाई की इम्पोर्टेंस क्यों है और ये लड़ाई थी क्या एक्चुअली? तो विच इज़ दैट हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो आज़ादी हमें केवल अंग्रेज़ों से मिली, हमें फ्रेंच लोगों से नहीं मिली, राइट। हमें पोर्चुगीज़ लोगों से नहीं मिली। और कई रियासतें ऐसी थी जैसे हैदराबाद था या कश्मीर था या जूनागढ़ था जो उस समय भारत में विलीन नहीं हुई थी। तो उनमें भी लोग सोटो से भारत के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए नहीं थे उस टाइम। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में हमने हैदराबाद लिया। उसमें पुलिस एक्शन कहते हैं जिसे, वो एक आर्मी गई। सिमिलरली रजाकार्स के कश्मीर में गए, अगेंस्ट वो एक रज़ाकार्स लड़ाई को हुई थी। सप्रेस किया गया, वहाँ पे उनको डिफीट किया गया एंड अल्टीमेटली वी केम इनटू दे केम इनटू द मेन स्ट्रीम। फ्रेंच वेंट बाय नेगोशिएशन, बातचीत हुई उनके साथ, उन्होंने एग्री किया और वो चले गए। 52 में फाइनली दे हैंडेड ओवर द फाइनल पोजेशंस। लेकिन द पोर्चुगीज़ रिफ्यूज टू गो, बिकॉज पोर्चुगीज़ ने अपने पार्लियामेंट में एक कानून पास किया था जिसमें इन्होंने ये डिफाइन किया था पोर्चुगल को, उसकी परिभाषा की थी कि पोर्चुगल इज़ अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। इसका मतलब भारत में जो उनके पोजेशंस थे वो उनकी कॉलोनीज नहीं थी, वो पोर्चुगल ही थी। राइट। सो और पोर्चुगल था नेटो का मेंबर। तो नेटो का बेसिक फ्रेमवर्क तो यही है कि अगर हम में से किसी एक देश पे कोई चढ़ाई करेगा तो हम सारे सब उसको अटैक रिटेलिएट करेंगे। करेंगे। तो उस समय पंडित नेहरू जी ने ये मतलब इसमें इंटरफेयर न करना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि वो नेटो के साथ किसी प्रकार से युद्ध की परिस्थिति में नहीं आना चाह रहे थे। उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया कि द लिबरेशन ऑफ टेरिटरीज अंडर पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल स्टेइंग इन देम एंड इंडिया विल इन नो वे इंटरवीन एंड नो इंडियन सिटीजन शुड बी इन्वॉल्व इन इट्स लिबरेशन। राइट। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के लड़के बच्चे, जो तुमने सही कहा तुम्हारी उम्र से भी कम के, यानी वो 18 से 23 24 25 के रेंज में था। सबसे सीनियर शायद उनमें 26 28 साल का रहा होगा। ये लोग इकट्ठे बैठ के जब देश के बारे में बात करते थे तो ये सोचते थे कि जब तक भारत का हर प्रदेश आज़ाद नहीं है और हर भारतवासी विदेशी शासन से आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तब तक हम भारत को स्वतंत्र कैसे घोषित कर रहे हैं?
ये सोच के उन्होंने सोचा कि अगर सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी तो हम कुछ करेंगे। राइट। अब एक पूरी विदेशी ताकत के साथ लड़ने के लिए आपके पास हथियार होने चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो वो इन लोगों ने कैसे हथियार जमा किए, कैसे उसके लिए धन एकत्रित किया, कैसे इसमें मैन पावर ली, कैसे उनको ट्रेन किया, और कैसे इन्होंने फाइनली दादरा नगर हवेली के एक हिस्से पे हमला, मतलब दादरा नगर हवेली पर हमला कर कर, जो कि पोर्चुगीज साम्राज्य का एक ही हिस्सा था, 20, 25, 30 लोगों ने 325 से ज़्यादा सैनिकों को मार भगाया वहाँ से, और कैसे उन्होंने उनको भारत में शरण लेने पे मजबूर किया, जहाँ से वो डिपोर्ट कर दिए गए। ये पूरी कहानी है। राइट। तो ये कहानी लोग कहते हैं कि जैसे मैं चंडीगढ़ की तुम बात कर रहे हो, बुक स्टोर में गया मैं, वहाँ उन्होंने मेरी पहली किताब के कई 100 कॉपीज़ बेची हैं, तो मेरे अच्छे मित्रत्व है। मैंने कहा ये किताब मेरी नहीं आई, तो कहने सर यहाँ तो बिकेगी नहीं, चंडीगढ़ के लोगों को दादरा नगर हवेली से क्या। मैंने बोला तुम एक कॉपी तो मंगाओ। तो उसने कॉपी मंगाई तो सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो उसने फिर दोबारा मंगाई। देन आई टोल्ड हिम द स्टोरी। देन ही सेड दिस इज नथिंग टू डू विद लोकेशन। ये दादरा नगर हवेली केवल एक लोकेशन नहीं है, तो एक बहादुरी की कहानी है, एक फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स की कहानी है, एक देश प्रेम की कहानी है, और कैसे लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर और देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, ये उसकी कहानी है। तो इससे दादरा नगर हवेली के परिवेश में ना देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए, इस किताब को देखना चाहिए आपको ओवरऑल राष्ट्र प्रेम के कॉन्टेक्स्ट में, Right. और राष्ट्र के लिए किसी भी चीज़ का बलिदान देने की तैयारी रखने के कॉन्टेक्स्ट में, ये उसकी कहानी है। Correct. और शायद चूंकि इसको केवल दादरा नगर हवेली के परिवेश में देखा गया, इसलिए शायद इस कहानी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन जब आप इसको बहादुरी के, देश प्रेम के परिवेश में देखेंगे, तो हर भारतीय को इस कहानी को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए। राइट। क्योंकि आई थिंक जिस तरह से आपने कहा कि ये राष्ट्रवाद की कहानी है एंड फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है। बिल्कुल है। क्योंकि एंड बट इसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, जिन लोगों ने लड़ाई की और लिबरेट कराया दादरा एंड नागर हवेली को, उन्हें बहुत टाइम तक फ्रीडम फाइटर्स का टैग नहीं मिला था। हाँ, ये क्या स्टोरी है? इसकी पीछे स्टोरी ऐसी है कि एक तो शायद राजनीतिक कारणों से ही इस संग्राम को रिकग्निशन देना नहीं चाहती थी उस समय की जो डिस्पेंसेशन थी वो, तो इसीलिए कुछ तो उसके पीछे यही कारण था कि देना नहीं चाहते थे, सो नहीं दिया। तो उसका उन्होंने रूप क्या लिया, ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है। मज़ेदार क्या मतलब, एक इट्स अ ट्रेजेडी कि इस तरह से लोग सोचते हैं, विच इज़ दैट जब पहले तो इन लोगों को किसी प्रकार की फेम की इच्छा ही नहीं थी। तो जब सबसे पहली बार इनको अप्रोच किया गया कि आपको फ्रीडम फाइटर्स का टैग दिलवाते हैं, आपको पेंशन मिलेगी और आपको रेलवे का फ्री पास मिलेगा, कई सुविधाएं मिलेंगी, तो उन्होंने कहा हमने जो किया देश के लिए किया, इन चीज़ों के लिए थोड़ी ना किया, तो हम नहीं चाहते। अभी भी इन लोगों से अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा आई डिड माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री, वाई डू आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, आई हैव डन माई जॉब एंड आई हैव गॉन बैक। ये एटीट्यूड सबका रहा जिनसे बात मैंने की इनमें, तो इसलिए इन्होंने आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब ये आगे बढ़े, किसी के कहने से इन्होंने फॉर्म भर के भेजे, तो जब ये फॉर्म आए यहाँ तो रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि इनसे पूछा गया कि आप गांधी जी के साथ कौन सी जेल में थे। तो इन लोगों ने कहा जेल में रहने की तो बात ही नहीं है, हमने तो 300 कुछ लोगों को जेल में डाला था। तो कहते नहीं, अगर आपने जेल में डाला था तो आप फ्रीडम फाइटर नहीं हो। अब बताइए इससे ज़्यादा ट्रेवेस्टी क्या हो सकती है? क्या सिर्फ जेल जाना ही एक में मापदंड है जिस पर आप सोचेंगे कि आप फ्रीडम फाइटर हो सकते हो, नहीं हो सकते हो? तो इस आधार पर इनको रिफ्यूज़ कर दिया गया। फिर एक राम नाईक जी थे, वो वाज मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट, और अटल जी के टाइम में, तब उन्होंने इस केस को टेकअप किया और इनको वो दर्जा दिलवाया और अब इनको ये रिकग्निशन मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज टू लेट, बिकॉज वो 25-29 लोग जो कोर ग्रुप के थे और जो 80-100 लोग, हम उसके बारे में बात करेंगे एज वी गो हेड विद द स्टोरी, वो लोग जब जो समझे सब मिला के फुट सोल्जर्स और इनके प्लानर्स वगैरह सब मिला के 100-125 लोग थे, उनमें से उस समय तक तो मुश्किल से 35-36 ही बचे थे। इट वॉज सो लेट। और आज के तारीख में ट्रेजेडी है कि इसके बारे में ये एकमेव किताब है, पहली बार कोई किताब है जिसने इस संग्राम के हर एंगल को देखकर उसको इकट्ठे कंपाइल करके एक नरेटिव बनाया है। इस समय उनमें से केवल 2 जीवित हैं, और उन्हीं में से हमने मनोलकर काका हमारे हैं, ही इज़ रिस्पेक्टेड एल्डर फॉर मी नाउ, जिनके माध्यम से मुझे ये कहानी मिली। मैंने किताब का विमोचन दिल्ली में पहली बार उनके हाथों से करवाया। मैंने बोला कोई और नहीं आएगा जो यहाँ लड़ा है, वही स्टेज पर खड़े होकर बताएगा कि किताब जेन्युइन है। तो उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने स्पीच दी कि आखिर हमारे हमारी लड़ाई को लोग भारत में जानने लगेंगे। तो आई हैव डन इट फॉर देम एंड आई ओ इट टू देम दैट दिस बुक शुड बी रेड बाय एवरी फ्री थिंकिंग इंडियन। तो ये जो इन्हें आपने कहा कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से फ्रीडम फाइटर का वो टैग नहीं मिला था, रीजंस क्या थे वो पॉलिटिकल रीजंस? वॉज इट कि हम जो उस वक्त पे जो हमारा पूरा एक सिस्टम था, वो फ्रीडम फाइटर सिर्फ उन्हें ही मानता था जो सत्याग्रह के मार्ग पे चल रहे थे? इज दिस ट्रू? एब्सोल्युटली करेक्ट।
ओके। एब्सोल्युटली। यही नहीं, जब ये इसमें से जो कुछ जो पूना के लोग थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे, और जो गोवा से थे वो आज़ाद गोमांतक दल के थे, जो दोनों टीम्स मिल के गई। इसके अलावा कम्युनिस्ट भी लड़े थे और वर्ली भी लड़े थे इसके अंदर। तो अलग अलग 3 विचारधाराओं से लोग लड़े थे। और लेकिन जब ये भी दूसरी कहानी है कि मोरारजी देसाई ने इनको अंदर जाने की, मोरारजी भाई ने इनको इजाज़त दी कि आप जाकर लड़ाई कर सकते हो वहाँ पर। एक बड़ी टैसिट सी अंडरस्टैंडिंग करी कि आप मोरारजी चले जाओ। देसाई तब गुजरात के तो वो गुजरात और महाराष्ट्र के द्विभाषिक स्टेट के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब उन्होंने वो परमिशन दी तो उन्होंने ये कहा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं जाएंगे, आप स्वयंसेवक अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएंगे और आज़ाद गोमांतक दल के बैनर के अंडर आप जाएंगे। ओके। तो ये पूरी लड़ाई उस समय भी इनको कुछ लोगों को साइडलाइन कर लिया गया था, लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि तेरा क्रेडिट है या मेरा क्रेडिट है महत्वपूर्ण नहीं, काम महत्वपूर्ण है। तो सब लोग इकट्ठे जुड़े और आज़ाद गोमांतक दल के रूप में गए और उन्होंने उस रूप में लड़ाई लड़ी। तो बाद में भी यही होता रहा कि आरएसएस से कनेक्टेड लोग हैं तो इनको हमें रिकॉग्निशन नहीं देनी है, इसी पर्टिकुलर विचारधारा से किया गया। जबकि अगर आप विस्तृत वे में जैसे किताब को देखेंगे तो इसमें कम्युनिस्टों का भी जिक्र है, उनकी भी कंट्रीब्यूशन का जिक्र है, जो वर्ली ट्राइबल्स थे उनका भी है, आज़ाद गोमांतक दल वालों का है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे उनका भी है। सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा। इट वाज अ नेशनल मूवमेंट, इट वाज नॉट अ पार्टिसन मूवमेंट। तो इसको पार्टिसन डिक्लेयर कर देना, एक्चुअली आप उसको डिग्रेड कर रहे हो। राइट।